Hello everyone, welcome to the Phoenix e-learning. Today we are starting our second lecture from chapter number 6, class 7. The chapter name is physical and chemical changes. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, फिजिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि वो चेंज फिजिकल है या केमिकल है, कैसे हम ये पता करेंगे कि वो चेंज टेम्परेरी है या परमानेंट है, कैसे हम ये पता करेंगे कि वो चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और कैसे हम इन तीनों को सम अप करेंगे कि फिजिकल चेंज ही वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, या फिजिकल चेंज जो होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होते हैं, वो सारे चेंजेस जो परमानेंट चेंजेस होते हैं या जिनमें इरिवर्सिबिलिटी होती है या जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो सारे केमिकल चेंज होते हैं. फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज में हमने क्या देखा कि हम केमिकल चेंज को कैसे पहचानेंगे, फिजिकल चेंज को हम कैसे पहचानेंगे. केमिकल चेंज पहचानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जो सब्सटेंस बनता है वो बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को बियर नहीं करता है, सो वी कैन कॉल इट अ केमिकल चेंज. And now we are supposed to learn more about chemical changes. ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज को हमें यहीं छोड़ देना है. अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, केमिकल चेंजेस के. इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या नॉर्मली या डेली लाइफ रूटीन में या कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस कौन से हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. ऑल्दो हमारे आसपास लॉट ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं, फिर भी जो कुछ केमिकल चेंज है जो हमें पता होना चाहिए या एज पर अवर सिलेबस वी आर सपोज टू नो, वो हम देख लेते हैं. ठीक है, अब केमिकल चेंज स्टार्ट करने के पहले हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पर, जिससे मैं आपको फैमिलियर कराता हूँ, वो है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज काइंड ऑफ सिमिलर है. क्या होता है कि कोई भी केमिकल चेंज, मान लीजिए केमिकल से रिलेटेड है, तो लेट्स सपोज लेबोरेटरी में हो रहा है. जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट है जो किसी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी एक लैब टेक्नीशियन है या कोई साइंटिस्ट है, वो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं. जब साइंटिस्ट उसको परफॉर्म करता है और मान लीजिए उस साइंटिस्ट ने उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया है या फिर किसी भी तरह से वो उस चीज़ को छोड़ के चला गया है, मान लीजिए शिफ्ट चेंज होता है, वर्कर्स दे आर लाइक वर्कर्स, तो शिफ्ट चेंज होती है. अब क्या होता है, जब कोई सेकेंड पर्सन आता है, whether it may be a second scientist, it may be a lab technician, तो क्या होता है सेकेंड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज किया गया है, जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटीज क्या होंगी, क्या उस प्रोडक्ट को हम हाथ से टच कर सकते हैं, वो कितना गर्म होगा, उसका कलर कैसा होगा, तो हमें पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है. ठीक है, कुछ मतलब चेंजेस जो होते हैं वो कैसे हम पता करेंगे कि हाँ ये चेंज जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है, या फिर आपने जो चेंज किया है उसको किसी और को समझाना है अगर आपको, तो आप कैसे समझाएंगे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारी प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ऐसी सारी प्रोसेसेस, देखिए ये तो एक चेंज है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है. अब एक प्रोसेस है, चेन ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, तो एक प्रोसेस है उसमें जो चेंज हो रहा है, अगर उसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा तो इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. ठीक, डेफिनेशन लिखते हैं यहीं पर. द प्रोसेस which includes a chemical change, the process which includes a chemical change is called केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. केमिकल रिएक्शन मतलब आप कैसे पता करेंगे, जैसे हमने कहा कि मिल्क टू कर्ड कन्वर्जन, मिल्क टू कर्ड. ठीक है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज है, वो एक परमानेंट चेंज है या फिर वो एक केमिकल चेंज है. कैसा चेंज है, केमिकल चेंज. बताइए केमिकल चेंज कैसे हुआ. ये एक केमिकल चेंज है बिकॉज द वन थिंग इट इज इरिवर्सिबल. व्हाट इट इज इरिवर्सिबल. ठीक है, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, इट इज इरिवर्सिबल.
ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल। फिर प्रॉपर्टीज का भी बहुत ज्यादा चेंज होता है, कर्ड इट बिहेव्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, ठीक है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। अब इसी सारे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। कि आपने क्या किया, आपने रिएक्शन परफॉर्म की, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की। इट इज जस्ट बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, लैक्टोज जो कि कहां प्रेजेंट होता है, मिल्क में, वो कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में किसमें होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, ठीक। जब भी मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली में इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, बट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज होता है, वैसे ही लैक्टोज होता है। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ये कौन करता है, ये बैक्टीरियाज परफॉर्म करते हैं ये वाला वर्क, और बैक्टीरियाज को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज, ठीक। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज का ये काम है। तो ये केमिकल चेंज है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ये केमिकल चेंज हुआ है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल, इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज द ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। आई होप समझ में आया हो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि मैंने लास्ट भी आपको एक इसी एग्जांपल से बताया था कि लेट्स सपोज हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इट इंक्लूड्स केमिकल चेंज। हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water, ठीक है। अब ये तो हम लास्ट टाइम में समझ चुके थे कि ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। अगर ये एक केमिकल चेंज है तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उन दोनों को रिएक्ट किया, टेम्परेचर का ध्यान रखा, प्रेशर का ध्यान रखा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का ध्यान रखा, सो ये जो प्रोसेस आपने परफॉर्म की उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। कि आपने एक रिएक्शन परफॉर्म की, ठीक है। अगर केमिकल चेंज करने में जो प्रोसेस इंक्लूड होती है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। देखो अब आगे देखते हैं, इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। देखिए अब हम देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, केमिकल इक्वेशन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए इक्वेशन का क्या मतलब है, वही वाली बात कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, फिर से उसी एग्जांपल आता हूं जो वो लैब टेक्नीशियन वाला या साइंटिस्ट वाला एग्जांपल है कि साइंटिस्ट ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। अब किसी और को कैसे पता चलेगा कि उसने क्या परफॉर्म किया है, तो उसका क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कैसे बोलेंगे, सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए फिर से समझते हैं इसको एक बार। हम कौन से बात कर रहा हूं, फिर ध्यान देना, सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। फिर वही बात, केमिकल रिएक्शन, देखो ये तीनों चीजें चल रही हैं, चेंज, उससे आती है रिएक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कैसे क्या चल रहा है कि जो चेंज हुआ है, अगर वो चेंज केमिकल चेंज है, ठीक है, वो कौन सा चेंज है, अगर वो केमिकल चेंज है, तो जो प्रोसेस आपने इंक्लूड की उस चेंज को करने में, उसको बोल देंगे
केमिकल रिएक्शन, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को अगर आप चाहते हैं रिप्रेजेंट करना इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स या इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और व्हाटएवर इट इज, इन फॉर्म ऑफ वर्ड आल्सो, सो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल चेंज included in chemical reactions and chemical reactions are represented by chemical equations। ठीक है, देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी अगर हम प्रोसेस करेंगे, कोई भी चेंज आप लाना चाहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ केमिकल चेंज, अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, कुछ इनपुट हमें डालना है और कुछ प्रोसेसेस के थ्रू हमें कुछ आउटपुट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल मिल्क टू कर्ड, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो मिल्क क्या हुआ, आपका इनपुट हुआ, आपको मिल्क चाहिए। ठीक है, फिर उसको किसी प्रोसेस के थ्रू आप कर्ड में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो कर्ड आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ। ये इनपुट हुआ, या आउटपुट हुआ, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपने फॉलो की होंगी, जैसे कि आपने क्या किया, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ किया। सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट्स। तो ऐसे ही इनपुट आउटपुट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो दो चीजें, इनपुट होगा, ठीक है, और आपको कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कुछ इनपुट आपको लाना है, इकट्ठा करना है, और फिर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे कॉल बर्न करना है तो कॉल लाना है आपको, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों मिल गई। फिर आपको क्या करना है, फिर हीट का इन्वायरमेंट कंडीशंस, यानी इन्वायरमेंट कंडीशंस कौन सी है, उसके लिए सूटेबल कंडीशंस, हीट, टेम्परेचर, इसका ध्यान रखना है। तो फिर वो क्या करेगा, आपको आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट को यहाँ पर नाम दिया जाता है रिएक्टेंट, इनपुट को यहाँ पर नाम दिया जाता है रिएक्टेंट, और आउटपुट को यहाँ पर नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट तो समझते हैं, प्रोडक्ट बनना। ठीक, और बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, एक एरो लगाते हैं, एरो दिखाता है हमें फ्लो ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट, इस पे बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस going to react, the substance going to react in the reaction, or can say input for the reaction is called reactant। ठीक है, जो रिएक्शन का इनपुट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्शन का इनपुट, या समझ लीजिए कि जो सब्सटेंस जिसमें चेंज आने वाला है या जो रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, द सब्सटेंस गोइंग टू रिएक्ट और गोइंग टू चेंज, जिस सब्सटेंस में चेंज आएगा, जो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, या जो सब्सटेंस एज एन इनपुट काम कर रहा है रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर एज इट इज, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों एरो के पीछे जो दोनों लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है ना, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट हुए। ठीक, प्रोडक्ट की अगर हमें डेफिनेशन लिखना है प्रोडक्ट की, तो हम क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस फॉर्म, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द, नहीं, द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन, after completion of reaction is called product। ठीक है, जो सब्सटेंस हमें मिला, जो सब्सटेंस क्या हुआ, जो फॉर्म हुआ, जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इस केस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये हमें मिला।
आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। कुछ और एग्जांपल्स से समझते हैं कहाँ रिएक्टेंट है और कहाँ प्रोडक्ट है। बहुत इजी है और तो फिर भी समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, वही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स H2O, N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3। ठीक है, इसमें हम पता करते हैं कि कहाँ रिएक्टेंट है कहाँ प्रोडक्ट है। देखिए ये अगर सिंपल भाषा ट्रिक से आप समझेंगे तो एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है उसके बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रिएक्टेंट होता है। ठीक है, सो ये भी क्या है, हमारा रिएक्टेंट है ना, और ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। ऐसा मत समझना कभी भी कि जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है और जो राइट साइड लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं रिएक्शन आपको बताता हूं, CaO plus CO2 it gives CaCO3। ठीक है, इस रिएक्शन में आप कहेंगे कि हाँ सर, क्या बड़ी बात बता दी आपने, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो की डायरेक्शन अगर बेटा इस तरफ रही तो प्रॉब्लम होगी। देखिए अगर ये इस तरह की रिएक्शन दी हुई है आपको, अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर वही बात करेंगे कि हाँ ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, सही बात है, देख के बता दिया। अगर एरो तरफ आपका ध्यान नहीं, फिर आपको एरो की डायरेक्शन देखनी है। मैंने कहा एरो के बैकवर्ड साइड जो लिखा होता है, एरो के बैकवर्ड साइड जो लिखा होता है वो होता है रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, CaCO3 रिएक्टेंट हो जाएगा और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। एरो जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एरो जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो प्रोडक्ट होता है। तो आप एरो के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं कि एरो क्या बताता है आपको, ऐसे करके उस पे लिख लेना कि एरो में क्या बताता है, इट शोज द फ्लो ऑफ रिएक्शन। व्हाट इट शोज द फ्लो ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक, तो आई होप ये क्लियर होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और एरो हमें क्या चीज बताता है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है और उसको हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, वही हमने जो देखा था केमिकल चेंज में, जो हमने देखा है वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे पता करेंगे कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है। देखिए एक बार समझ के देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को आप कैसे, लेट्स सपोज चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टाइम, इस तरह की चीजें बहुत सारी होती है। कुछ हो सकता है जो वो देखिए आप कि अगर हीट इन्वॉल्व होती है, हीट इज इन्वॉल्व और इवॉल्व। ठीक है, हीट अगर इवॉल्व होती है या इवॉल्व मतलब कि निकलना, तो उसको हमें बिल्कुल ये बात बताता है कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। हीट हमेशा केमिकल चेंज का ही साइन है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि हमने क्या किया, वही वाला एग्जांपल जो अभी लिखा था, CaO plus CO2 इट गिव्स CaCO3। ठीक, CaCO3। या फिर एक और जो हम एग्जांपल आप एसिड्स वैसे सॉल्ट्स में पढ़ के आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, जब एसिड को आप बेस के साथ मिक्स करते हैं, NaOH के साथ मिक्स करते हैं, जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस वाटर मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये रिएक्शन क्या है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इसमें हीट क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, इवॉल्व होगी मतलब कि निकलेगी, बाहर की तरफ आएगी। तो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप किसी भी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो जो बीकर आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हीट इंक्लूड हो रही है। तो ये हीट इवॉल्व वाला कैसे कि हीट निकल रही है वहां पर। सो इट इज ऑल अबाउट केमिकल चेंज, ये हमें बताता है कि वहां पर केमिकल चेंज हो रही है। ठीक है, या केमिकल रिएक्शन हुई है, उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है, ये चीज हमें बताता है। देखिए हीट अगर आपने सप्लाई नहीं की है या फिर आप
नहीं वहां पर कुछ हीट का इनपुट दे रहे हैं और फिर भी अगर हीट जनरेट हो रही है तो वो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को ही बताता है। आई होप क्लियर होगा ये सब। अब हम देखते हैं कि कुछ केमिकल चेंजेस क्या हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सम कॉमन केमिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं। सम कॉमन केमिकल चेंजेस। कॉमन केमिकल चेंजेस का क्या मतलब है? कई बार क्या होता है डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस देख रहे होते हैं जो हमें मतलब पता है, हमें दिख रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि वो एक्चुअली में केमिकल चेंज है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहला हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जो आपने शायद देखा नहीं होगा, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये दिया हुआ है इसलिए दे देते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का क्या मतलब? देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और मेटल होता है, ठीक है, और कैन से कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को अगर हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नीशियम को हम जलाना चाहते हैं तो मैग्नीशियम की रिबन आती है। रिबन मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा स्टिक का फ्लेक्सिबल फॉर्म है, वो मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम को आप कभी भी रखेंगे तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा होता है और रिबन जैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। अब अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाना चाहते हैं, मैग्नीशियम का कंबर्शन चाहते हैं, बर्निंग चाहते हैं, तो मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन चाहिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन विद ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या बना लेगा? अभी आपको बताया था मैंने, कोई ऑक्साइड बना लेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे? मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ एनी कैंडल और फ्लेम क्या करेंगे आप? बर्न करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, वैसे ये यहाँ नहीं बताते हैं, ये आगे बताते हैं, फिर भी ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम रिबन को हमेशा बर्न करने के पहले क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है, सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ेगा, या उसको किसी भी तरह से क्या करना होगा, किसी रफ सरफेस से आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। व्हाई इट इज सपोज टू बी क्लीन? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो कि अनकंबस्टिबल है। अगर ये लेयर उसके ऊपर अनकंबस्टिबल लेयर बनी रहेगी तो हम मैग्नीशियम रिबन की फिर को बर्न नहीं कर सकते, इसलिए उसको बर्न करने के लिए वो मैग्नीशियम की जो कोटिंग हो जाती है, ऑक्साइड की कोटिंग, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर और विद द हेल्प ऑफ एनी हार्ड सरफेस क्या करते हैं हम उसको फिनिश थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन को आपने क्लीन किया, फिर मैग्नीशियम रिबन की जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और हीट वहां पर उसको अगर हमने सप्लाई की तो वो क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए ऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। ये कई बार बहुत तरह के ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, बट ऑक्साइड समझ लीजिए आपके लिए इतना ही काफी है। तो ये हमें क्या बताता है? ये केमिकल रिएक्शन बताता है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई और ये जो हमने किया इसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि हम एक जनरल में बताता हूँ आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन को। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या होता है? आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, और कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट एटमॉस्फेयर अगर हमें मिलेगा तो रस्टिंग आयरन की इजीली पॉसिबल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंजेस हमें कौन कौन से पढ़ने हैं।